उत्तर प्रदेश के उन्नाव में रेप पीड़िता को न्याय नहीं मिला। वो सड़क पर धक्के खा रही है और भाजपा के मंत्री न्यायालय के फैसले का स्वागत कर रहे हैं। न्यायपालिका ने जो है अच्छा किया, उनको न्याय मिला, थोड़ा देर से मिला, लेकिन हम लोग उस न्याय को स्वागत करते हैं। रेप पीड़िता कह रही है कि अब मेरी जान को खतरा है। इस देश की बहन बेटियों के न्यायालय से भरोसा उठ रहा है। 14 साल पहले सर कोर्ट को मानते थे, अब नहीं मानते हैं। और देश के प्रधानमंत्री जो ये नारा लगाते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो बेटियों को न्याय दिलवाने में नाकाम साबित हो रहे हैं। दिल्ली की सड़कों पर जब पीड़िता कुछ महिलाओं के साथ आंदोलन करती है तो पुलिस धमका रही है कि अगर 5 मिनट में ये जगह आपने खाली नहीं की तो फिर आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। तुरंत यहाँ से प्रोटेस्ट को खत्म कीजिए, वरना 5 मिनट के बाद आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और इसके बाद भी आपको लगता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उन्नाव रेप पीड़िता के वकील ये कह रहे हैं कि सीबीआई की तरफ से भी कई जगह पर ऐसी साजिश की गई है कि इसका प्रभाव पड़े कि मामला दब जाए। और न्यायपालिका में इन 2 जजों को गौर से देखिएगा, इन्हें याद रखा जाएगा जिन्होंने इतने जघन्य अपराध में बरी कर दिया पास्को एक्ट हटा करके कि रेप करने वाला आरोपी लोक सेवक नहीं है। फिर सुनिए कि पीड़िता के वकील ने इस पूरे मामले में कितना संगीन मामला है इसको लेकर के उसी समय टिप्पणी कर दी थी। कानूनी रास्ता है में सुप्रीम कोर्ट जाना है, लेकिन हमारे खिलाफ ऑर्ड्स क्या है वो समझ लीजिए। पहला ऑर्ड, केंद्र सरकार हमारे खिलाफ पूरी ताकत से लगी हुई है। उसके सबसे बड़े से बड़े वकील आके सुप्रीम कोर्ट में ये एप्लीकेशन लगा के उत्तर प्रदेश सरकार का सहयोग करते हैं कि इस बच्ची की सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली जाए, इसके परिवार वालों की सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली जाए, वो सिक्योरिटी जो सुप्रीम कोर्ट ने दी थी इस बच्ची को डराने के लिए। तो केंद्र सरकार हमारे खिलाफ, उत्तर प्रदेश सरकार हमारे खिलाफ पूरी शक्ति से, सीबीआई हमारे खिलाफ पूरी शक्ति से। एक वकील साहब जो इस अपील के दौरान थोड़ी सी ईमानदारी दिखा रहे थे, थोड़ी सी, पूरी नहीं, वो कहां गायब हो गए? उनको केस क्यों छोड़ना पड़ा, ये उसका भी कोई जिक्र इस जजमेंट में नहीं है। लेकिन आज तक ये पता नहीं लगा उन्होंने केस क्यों छोड़ दिया। ये हालात हैं तो हमें तैयारी ज्यादा करनी पड़ेगी, उससे भी ज्यादा करनी पड़ेगी जितनी हमने इस केस के लिए तैयारी की थी, बेल इनकी सस्पेंशन डिसमिस कराने के लिए। तो थोड़ा सा हालांकि उनके वकील का अब ये कहना है कि पता ये चल रहा है कि सीबीआई अब सुप्रीम कोर्ट जाना चाहती है, लेकिन उन्होंने इस बात में संदेह व्यक्त किया कि अगर सीबीआई वाकई न्याय दिलाना चाहती है पीड़िता को, जिसका परिवार आधा खत्म हो गया, सिनेमा में जैसे देखते थे वैसे हमला किया गया, घेर करके मारा गया, उसके ऊपर हमला, उसके पति के ऊपर हमला, उसके पिता के ऊपर फर्जी मुकदमा, फिर जेल, और उसके बाद उसकी मौत हो गई। सिक्योरिटी जो मिली थी उसको सिक्योरिटी को हटवाया गया, गवाहों के ऊपर ट्रक चढ़ गया है बिना नंबर जिस पे कालिक पुती हुई है। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है साहब, ये इस समय के बेटी की ऊपर जो हो रहा है, यही बेटी है जो अपने न्याय के लिए दिल्ली में दर बदर ठोकरें खा रही है और इनसे मिलने वाला कोई नहीं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने इनसे मुलाकात की। देश के प्रधानमंत्री को इसका समय नहीं है कि वो इस पर कोई बात करे। लेकिन मैं आपको 1-2 और मामले की तरफ ले जाना चाहता हूं, और वो इसलिए क्योंकि अंकिता भंडारी नाम की एक लड़की जो उत्तराखंड के एक होटल में काम करती थी, अब उसमें एक महिला कई दिनों से कई तरह की वीडियो सार्वजनिक करके आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तराखंड के प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम वही व्यक्ति थे वीआईपी, और दूसरे का नाम आ रहा है आरएसएस प्रचारक अजय कुमार, जिन 2 लोगों को स्पेशल सर्विस कोट अनकोट देने का दबाव बनाया गया था, जिसके बाद अंकिता भंडारी की संदिग्ध मौत हो जाती है। हम एक रिकॉर्डिंग सुनाते हैं, सुनिए। विनोद आर्या उस अंकिता भंडारी का जो लड़का बंद है, वो विनोद आर्या का, वो अंकिता भंडारी के मर्डर में बंद है। अंकिता भंडारी को उसने प्रेशर किया कि तू दुष्यंत को देगी, रात को इसके साथ सोगी, उसने मना कर दिया। उसने ज्यादा पी ली, उसने सुसाइड कर दी। अंकिता बोले मैं ये काम नहीं करूं। वो होटल में बता रहे थे ना आप, जहां गए थे घूमने? हाँ, वही था जहाँ वो टाइगर बाइगर मिले थे, मैंने दिखाया था जहाँ रिजॉर्ट है, और अंकिता भंडारी थी उसमें। और वो पार्टी छोड़ेंगे नहीं किसी भी कीमत पर दुष्यंत गौतम को। अगर दुष्यंत गौतम को अभी पार्टी ये कह देती कि पल्ला झाड़ देती तो पार्टी गिर जाती, भारतीय जनता पार्टी गिर जाती। 2 लोगों के नाम है इसमें, मैं फिर बता रहा हूँ, एक दुष्यंत गौतम और एक अजय
वो संगठन मानो दोनों महामंत्री संगठन, दोनों, ये हरिद्वार था, उसका मुझे पता नहीं वो कहाँ था। इनमें से कोई दो के नाम आए हैं, संगठन महामंत्री अजय और दुष्यंत कुमार पता नहीं मुझे कहाँ है, लेकिन ये उस दिन यहाँ ठहरा हुआ था। आज तक इस महिला के किसी वीडियो पर सरकार, केंद्र सरकार, उत्तराखंड में भी बीजेपी की सरकार है, उनमें से कोई इस तरह का काम क्यों नहीं कर रहा कि यह महिला सही बोल रही है या गलत बोल रही है। यह भाजपा के नेता इस अंकिता भंडारी के मामले में शामिल है या नहीं है, इस पर कोई तो कार्रवाई हो। 18 सितंबर 2022 की घटना है अंकिता भंडारी की, और इसमें जब बीजेपी के नेताओं का नाम आ रहा है, टीवी चुप, अखबार चुप, कहीं कहीं कुछ कुछ खबरें आपको मिलेंगी। मैं उस बहन से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि बहन, मैंने अपनी बेटी को बड़े लाड प्यार से पाला था। अब 3 साल हो गए मुझे रोते रोते, अभी तक मुझे कोई न्याय नहीं मिला। जब से मैंने आपकी वीडियो देखी है, मुझे आशा की किरण दिखाई दी है। अगर आप उन सबूतों को कोर्ट में पेश करोगे तो मेरे बेटे को न्याय मिल सकता है। भले मेरी बेटी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जिस तरह से मैं रो रही हूँ, दुनिया की मेरे को ही माँ इस तरह से न रोए। आपसे हाथ जोड़ के विनती है मेरे। कल्पना करिए कि यही अगर राजनीति किसी और दल के, राजनीतिक दल के व्यक्तियों का नाम आता तो क्या हुआ होता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग, कुलदीप सिंह सेंगर भारतीय जनता पार्टी का पूर्व विधायक, उसके बाद अंकिता भंडारी मामले में जिसका नाम आ रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के नेता और आरएसएस प्रचारक अजय कुमार का भी नाम आ रहा है, और फिर एक तीसरा बड़ा कांड जिसको सुनकर आपके हो सकता है रुंगटे खड़े हो जाएं, अफसोस करें आप कि ये इस देश में हो रहा है। आपको याद है कि नहीं याद है, हाथरस की उस बेटी को जिसकी रात के 2:30 बजे परिवार वालों की मर्जी के खिलाफ मृत शरीर को जला दिया गया पेट्रोल डाल करके। 4 आरोपी थे, 3 बरी हो गए हैं, और पीड़ितों के परिवार वालों के बयानों को सुनेंगे तो आप सिहर जाएंगे कि उनको सरकारी नौकरी देने की बात कही गई थी, वो नहीं मिली। बाद में गवर्नमेंट ने कहा कि प्राइवेट में कहीं कहीं दे देंगे, कुछ भी नहीं हुआ। 2:30 बजे रात को उनकी लाश जलाई गई थी, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जब एक इंटरव्यू में पूछा गया तो उन्होंने झूठ बोला कि परिवार की सहमति से यह हुआ था। 7 संवाद बनाकर के सारी कार्रवाई को वहां पे किया था। पिता और भाई दोनों डेड बॉडी के साथ हाथरस तक आए थे, जबकि उस समय वीडियोस हैं कि पुलिस वाले उस लाश के पास जाने नहीं दे रहे थे। परिजन कह रहे थे कि अगर हम हिंदू थे तो रात में कौन दाह संस्कार करता है। सारे लोगों के सामने उस मृत शरीर को 2:30 बजे रात को जला दिया गया। 4 आरोपियों में से 3 बरी, और चौथे पर बलात्कार का मुकदमा भी नहीं है, 307 का मुकदमा है। ये उनके परिवार वाले बोल रहे हैं, और वो यहां तक कह रहे हैं कि जब जजमेंट आ रहा था तो जज दबाव में लग रहा था, और आरोपियों के समर्थन में जातिवादी लोग जो वहां खड़े थे वो तो गाड़ी में मिठाई लेकर बैठे हुए थे। एक राहुल गांधी के ट्विटर हैंडल पर वीडियो है, उसका कुछ हिस्सा देख लीजिए, फिर सोचिए कि बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ आज कहां है। जैसा उनके हाथ जोड़ रहे थे जो आरोपी, प्लीज बाहर चले जाइए, प्लीज बाहर चले जाइए। मतलब हिंदुस्तान में आपको न्याय नहीं मिल सकता, यही बात है। दलित को लिए तो कोई मतलब कोई प्रस्ताव है नहीं है का, तो कोई मुख्यमंत्री जी सर कह रहे हैं कि जो बॉडी रात को जब सिस्टर की जलाई गई थी तो उसमें एक वीडियो में बोल रहे हैं एक परिवार को बॉडी सुपुर्द की गई थी और परिवार की सहमति से बॉडी रात को जलाई गई थी। पुलिस ने परिवारजनों के 7 संवाद बनाकर के सारी कार्रवाई को वहां पे किया था। पिता और भाई दोनों डेड बॉडी के साथ हाथरस तक आए थे। तो ये देखिए, ये देश दुनिया ने लोगों ने देखा है कि बॉडी रात को किसने जलाई है, नहीं जलाई है, परिवार है या नहीं है मामूली। और उसके बाद जहां से बात शुरू की थी उस बात को सुन लीजिए, समझ लीजिए कि यूपीए की सरकार थी और निर्भया के साथ एक लड़की जिसका बदला हुआ नाम है। इन तस्वीरों को फिर से देखते जाइएगा। ये एक बेटी भारत की, जब उसके साथ जघन्य अपराध हुआ तो उस समय के युवा सड़कों पर उतर गए थे। इन तस्वीरों को देखते हुए आप पहचानिए इस जगह को। ये प्रधानमंत्री कार्यालय, केंद्रीय मंत्रियों के कार्यालय, राष्ट्रपति भवन जैसी जगह हैं। वहां चढ़ करके इस देश के युवाओं ने कहा था कि ऐसा किसी के साथ न हो, इस देश की बहन बेटियां महफूज रहें। मगर जो हुआ उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद अन्ना आंदोलन हुआ, सरकार बदल गई और फिर नारे आने लगे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ।
उसके बाद बेटियों को कितने जगह पर, ये तो उन्नाव का केस हो, हाथरस का केस हो या निर्भया का केस हो, ये तो मीडिया में चर्चित हो गए। ऐसी जाने कितनी बेटियां गरीबों की, पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों की, गांव में कहीं दूर, हजारों किलोमीटर दूर दिल्ली से, जाने कितने तरह के अन्याय अत्याचार सहरी होंगी। आंकड़े बता रहे हैं कि अन्याय अत्याचार बढ़ रहा है महिलाओं पर, और नारे और रोचक लगाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अगर आप कहीं हैं इस देश में तो सुनिए ना, हाथरस के पीड़ितों में आज वो घर कहां है, एक बार खबर तो ले लीजिए, और खबर ले लीजिए कि ये बेटी क्या चाहती है उन्नाव के मामले में। सोच के बताइएगा। इस देश में अगर बुनियादी मुद्दों पर सवाल नहीं होगी तो धर्म की, नफरत की आग बाकी सारे मुद्दों को गायब कर देगी। इस बेटी को न्याय मिले और ऐसे किसी भी कृत्य को रोकने के लिए इस देश के पुरुषों को ट्रेनिंग मिले, शिक्षा बचाई जाए, समाज में एक ट्रेनिंग दी जाए कि हम लैंगिक रूप से भेदभाव के बिना एक ऐसा समाज बनाएं जिसमें कोई भी बहन बेटी के साथ इस तरह का अन्याय अत्याचार ना हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको जरूरी लगे तो लोगों तक शेयर जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते थे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन दबाइएगा, अगली वीडियो की सूचना मिलेगी। ज्वाइन करेंगे तो हमें ताकत हिम्मत मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।